चलिए, तो आज जो है आप लोग का सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में हम लोग सबसेट और पावर सेट और इससे रिलेटेड और भी है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग इससे रिलेटेड सीखेंगे, तो आप लोग अच्छे से बैठ जाइए पहले तो, और उसके बाद सारा चीज़ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सारा चीज़ को ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ऑफ कि सबसेट से ही बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। सबसेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सेट थ्योरी, ठीक है सर। तो आज का लेक्चर हमारा आज के लेक्चर का टारगेट भी है सबसेट और पावर सेट। कोई दिक्कत है? चलिए, और रेगुलर क्लास आया कीजिए सर, फिर मज़ा आएगा पढ़ाने में। सबसेट का लेक्चर नंबर 3, ओके। सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे इसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सबसेट पे आएंगे, यानी कि हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े थे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट रहता है और उसमें एक एक्स सच दैट एक्स होता है या फिर एक्स सेमीकोलन एक्स होता है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है सर, कुछ प्रॉपर्टी 1, फिर प्रॉपर्टी 2, फिर प्रॉपर्टी 3, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, उसके बाद बंद रहता है, ठीक है सर। तो एक्स क्या होता है कि प्रॉपर्टी 1 का भी पालन करना चाहिए एक्स, प्रॉपर्टी 2 का भी पालन करना चाहिए एक्स, और प्रॉपर्टी 3 का भी पालन करना चाहिए एक्स। यानी कि हमें प्रॉपर्टी 1 इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी 2 इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी 3, जितना भी प्रॉपर्टियाँ लिखा रहेगा उस सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। यही ना होता है सेट बिल्डर फॉर्म, यही पढ़े थे हम लोग। जैसे सर एक एग्जांपल से मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे एक सेट में लिखा रहा है एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत, इज़ नेचुरल नंबर या फिर इज, हाँ चलिए, इज़ प्राइम नंबर लिखा हो, इज़ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, फिर लिखा हो एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 11, लेस देन इक्वल टू 11, कोई दिक्कत। तो इसमें कितनी प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है। एक तो एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी 1 हुआ, एंड दूसरा हुआ कि एक्स की वैल्यू 11 से छोटी होनी चाहिए। तो जो भी इसमें लिखिएगा, जो भी ये एक्स होगा वो प्रॉपर्टी 1 भी होगा और प्रॉपर्टी 2 भी होगा। पहला प्रॉपर्टी से प्राइम नंबर तो 2 से स्टार्ट होगा, फिर 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 भी लिया जाएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 11 है। तो ये प्राइम भी है और साथ में 11 से छोटा भी है। तो इसके साथ और भी 2-3 प्रॉपर्टियाँ अगर लिख दे तो सबका इंटरसेक्शन पार्ट लिया जाता था। ये है सेट बिल्डर फॉर्म। फिर हम लोगों ने अगला पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हम लोग एम्प्टी सेट, जिसको एक और नाम से जाना जाता है नल सेट, या एक और नाम से जाना जाता है वॉइड सेट, ये पढ़े थे। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसको कि हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं। नल सेट का मतलब एक सेट ही हो लेकिन उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ना हो। बात समझ में आ गया सर। फाइनाइट सेट में बोलो, नंबर्स क्या हो, काउंटेबल हो, नंबर्स काउंटेबल हो, काउंटेबल, समझ में आ रही बात। और इनफाइनाइट में अनकाउंटेबल, टर्म्स हो, अनकाउंटेबल टर्म्स हो, बात समझ में आ रही है, या एलिमेंट्स हो, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स। फिर सिंगलटन सेट में सर ओनली 1 एलिमेंट। इक्विवेलेंट में सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है सर। इसका ये मतलब नहीं कि ए बराबर बी हो, वो नहीं भी हो सकता है, और वो बराबर ए के बराबर हो भी सकता है। क्या मतलब है सर,
इसमें अगर आप 1 2 3 लिखें, ए सेट बराबर 1 2 3 लिखें, सेट ए बराबर, और बी सेट में क्या लिख दें आप, एक्स वाई केवल, सॉरी एक्स वाई और 1, एक्स वाई और 1, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट है, यानी ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। इक्विवेलेंट का साइन ये होता है, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी। केवल क्या देखा जाता है, एलिमेंट्स की मात्रा, संख्या, वो भले एलिमेंट्स बराबर हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है। क्या ये बात समझ में आया सर आपको? उसके बाद है आपका इक्वल सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर होने ही चाहिए, साथ में एवरी एंड each and every elements are same, each and every elements are same। क्या मतलब हुआ सर, कि जैसे सेट ए है, इसमें अगर आप 1 2 3 दे रहे हैं और एक सेट बी दे रहे हैं, तो इसमें अगर 2 3 1 दे रहे हैं तो क्या ये बराबर होगा? जी सर, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता, लेकिन संख्या तो दोनों में सेम ही है, तो ये हम ए बराबर बी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ज़रा बताइए कि मैं यहाँ पे ए बराबर ले लेता हूँ 1 2 3 और बी बराबर ले लेता हूँ 1 2 3 4, क्या इसमें ए बराबर बी है? हाँ है। नहीं है, नहीं, क्योंकि ए बराबर बी होगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट दोनों में होना चाहिए। पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो एलिमेंट्स की संख्या इसमें 3 है, इसमें एलिमेंट्स की संख्या, तो यही से काम खत्म हो गया। समझ में आ रही बात? अगर दोनों बराबर होना होगा तो 4 भी ऊपर वाले में होना चाहिए, या फिर 4 नीचे वाला में नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। क्या ये बात समझ में आया? तो अब मैं एक नोट बोलूं कि ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट, ये सही बात है कि गलत बात है? ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट, और ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्वल होगा तो दोनों तो एकदम हूबहू सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो इक्विवेलेंट के लिए केवल क्या देखना पड़ता है, एलिमेंट्स की संख्या। उसमें एलिमेंट्स बराबर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। तो अगला नोट यहीं पे है, ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल। ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, क्या होगा जवाब? फॉल्स है। क्या होगा जवाब? फॉल्स स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत? अगला बताइए, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट, ये क्या है? ट्रू है। कोई दिक्कत है समझने में, या मैं एग्जांपल दूँ? समझ गए ना? एग्जांपल देने की और कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से किया जाए। कन्वर्ट फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म एंड फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच केस। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, सेट ए, इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। ये किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टियाँ दी रहती है, जबकि रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट दिए रहते हैं। डायरेक्ट जो भी रहेगा वो सीधा सीधा दिया रहेगा, घुमा फिरा के नहीं दिया रहेगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में घुमा फिरा के दिया रहेगा। तो ये बोल रहा है कि x ऐसा है, सच दैट x ऐसा है कि x जो है वो लीव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। यानी कि जब मैं x ऐसा है कि जब मैं उसे डिवाइड करता हूँ, किस से डिवाइड करता हूँ उसे? 5 से, तो वो कितना रिमाइंडर देता है? 3 देता है। यानी और साथ में x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, और x 55 से
छोटा भी होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी नंबर 1, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2 और ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। तीनों का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए। अब ये बताओ हमें कि 3 से डिवाइड डिप्स रिमाइंडर 3, 5 से डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर छोड़े, तो सबसे पहला नंबर 15 को 5 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर छोड़ेगा कि समाप्त हो जाएगा? भागफल 3 है, ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर 3 है, यहाँ ना 3 बचना चाहिए। तो क्या होगा बताओ? सबसे पहला नंबर 1 लोगे, 5 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर छोड़ा? रिमाइंडर। तो फिर क्या नंबर लोगे? सबसे पहला नंबर बताओ। जब हम 5 से भागा दे तो रिमाइंडर 8। ज़रा देखा जाए, 5 एकम 3 छोड़ा, बोलो। तो मैंने 5 ले लिया, फिर उसके बाद सर सॉरी 8 लेना था, 8 न था, फिर सर 13। कैसे सर? 13 में भी आप किससे भाग दो? 5 दूना आगे 10, 3 आया। तो आप देखो 8 में क्या जोड़े हो तो 13 मिला है, 5 वही जिससे डिवाइड करना है वो जोड़ा गया है। तो 13 फिर 5 फिर 18 के बाद फिर फिर 8 और 5 13, 43 हुआ ना? 43 5 48 5 48 5 53 5 हो गया। एक और छूट रहा है सर, 3। अगर तुम 5 से 3 को भी भागा दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? वो कैसे सर? हम बोलेंगे 5 से भागा ले जाओ, कितनी बार में जाएगा? 0 बार में। 5 का टेबल कौन बोला आपको एक बार पढ़ो? जब टेबल ज़्यादा, जैसे 13 था तो 2 ही बार ना पढ़े, काहे एगो कम बार पढ़े? क्योंकि जब हम 3 बार पढ़ रहे थे तो 5 तिया 15, 5 तिया 13 से ज़्यादा हो जा रहा था, तो एक कम बार पढ़े। तो जब 5 एकम 5 पढ़े तो ये 3 से ज़्यादा हो गया, तो तुम 5 का टेबल कितनी बार पढ़ो? 0 बार। नहीं समझे? तो 0 बार पढ़े तो 0 ना आया, 5 गुने 0, 5 गुना 0 ना आया सर। 1 लिखोगे तब ना 5 एकम 5 आएगा। कितना बचा? तो 3 नेचुरल नंबर भी है। हाँ, अब उसके पहले अगर कोई नंबर सोचो तो नहीं है, समझ रहे हो आप? क्योंकि 5 घटाने से अगला मिलेगा, और जब 5 और घटाओगे इसमें से तो -2 होगा, और -2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। समझ गए बात कि नहीं समझे? अब इसमें ये पहला क्वेश्चन तो बन गया, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच केस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, गिन के बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई दिक्कत है सर? ये बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सबसेट के बारे में। अब जो है हम लोग का क्या शुरू हो गया है? सबसेट। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ के बाद बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है सर? किसे कहते हैं सबसेट? डेफिनेशन पढ़िए। Let A and B be two sets. सर जब A और B दोनों मतलब आपस में मिले ना, उसी को सबसेट कहते हैं। आपस में मिले नहीं, मतलब मिलते हैं, मतलब जैसे A जो है ना, ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान से सुनिए डेफिनेशन को। उसमें कोई एलिमेंट अगर एक सेट A है और एक सेट B है, तो सेट के सारे एलिमेंट, सेट A के सारे एलिमेंट अगर सेट B में मौजूद है
सेट ए के सारे एलिमेंट बी सेट बी के सेट बी में सारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो सेट ए को सेट बी का सबसेट करेंगे। सबसेट कहें, तब सेट ए को सेट बी का सबसे सबसेट कहेंगे। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे आगे एग्जाम्पल के लिए सर, जैसे मैं एक सेट ले लिया, इसमें ले लिया 1 2 3, मैं एक सेट बी ले लिया, इसमें ले लिया 1 2 3 4 5, मैं बोलूँगा कि ए जो है वो सबसेट है कि नहीं बी का? ये सर है। तो मात्र हमें ये देखना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं कि नहीं। है। एक भी है, 2 भी है और 3 भी है। हाँ, उससे ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ। और सबसेट का सिंबल क्या होता है सर? ना, एलेंगोटेड सी, एलेंगोटेड सी, यानी कि जो आप सी लिखते हैं नॉर्मल ऐसे, उसको लॉन्ग कर देना है ऐसे, एलेंगोटेड सी, ये होता है सबसेट। ऐसे नहीं, ऐसे अगर केवल एक रहेगा तो उसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर। मैं बताऊंगा, वैसे दोनों का आप सेम मतलब भी निकाल के चलोगे तो काम होगा, लेकिन अगर किताबी भाषा की बात करें तो ये इसको कहते हैं सबसेट, और ये केवल ऐसे रहेगा तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। बात समझ में आई? और दोनों का मतलब एक हिसाब से एक ही होता है। बस आप ये कह सकते हो, हेलो हेलो, आप ये, मैं एक और पहले एग्जांपल दे लेता हूँ फिर समझाता हूँ। यहाँ बराबर लगा है और यहाँ बराबर, इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, इसका पूरा का पूरा एलिमेंट इधर तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें क्या होगा, ये वाला छोटा होगा और ये वाला, लेकिन इसमें बराबर भी होगा सकता है, दोनों है ना, छोटा भी या बराबर भी। ऐसे इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते, लेस देन इक्वल टू नहीं पढ़ते, लेस देन इक्वल टू नहीं पढ़ते, लेकिन समझने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि सबसेट का मतलब ये नहीं है कि ये छोटा होना चाहिए। अरे सर, इसका गलत मीनिंग मत निकाल लेना। सेट ए में मैंने 1 2 3 दे दिया और सेट बी में मैं 7 8 9 10 दे दिया, तो क्या ए जो है वो सबसेट है बी का? नहीं है। ये मत कहना कि छोटा है ना सर, इसमें 7 8 9 10 है, इसमें 1 2 3 है, छोटा है ना, ऐसा मत बोलना। सर उतना ही एलिमेंट रहना चाहिए, उतना ही एलिमेंट नहीं, वही एलिमेंट रहना चाहिए, उसी नंबर वही नंबर रहना चाहिए। तो अगर मैं ये बोलूँगा यहाँ बराबर भी लगा है, तो बराबर भी लगा है, इसका मतलब आप याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो कि पहला सेट अगर हमारा 1 2 3 रहे और दूसरा सेट भी बी जो है वो भी 1 2 3 रहे, तो ये वाला केस ऊपर वाला में जाएगा, लेकिन नीचे वाला में नहीं जाएगा, नीचे वाले में नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे वाला में हमेशा उधर वाला ज़्यादा होना चाहिए, और इधर दबा हुआ मुंह है, दबा हुआ मुंह का मतलब छोटा होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में कम होना चाहिए। यानी ए और बी के बीच में हमेशा क्या लगेगा साइन? ये वाला लग सकता है कि नहीं? क्या दिक्कत है? इसके लिए तो हम बोलते हैं ना, या तो छोटा या तो बराबर, तो छोटा होगा तो भी तो चलेगा। तो इन दोनों के बीच में हम दोनों साइन लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में हम दोनों साइन लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दोनों में कोई गलती नहीं है, बस ये इसमें दिमाग में ये रखना है कि यहाँ ए और बी बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये रखना है दिमाग में कि ए और बी बराबर नहीं होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? जी सर। क्लियर है? तो मैं एक बार डेफिनेशन भी पढ़ देता हूँ आपके एक बार, ताकि आप लोग समझ पाएँ। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं।
इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो सारे एलिमेंट बी के क्या होने चाहिए? सेट में है। एलिमेंट होने चाहिए, सेट बी के एलिमेंट होना चाहिए। देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो बताओ, अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट कहते हैं। ये मत कहना कि बी भी सबसेट है ए का। क्यों सर, क्यों नहीं बोल सकता हूँ? तो मैं बोलूँगा कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका क्या मतलब हुआ कि बी का प्रत्येक एलिमेंट बी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो सेट ए में मिलने चाहिए। जबकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 4 और 5 जो है वो सेट ए में नहीं है। तो बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, कुछ एलिमेंट है, 1 2 3 केवल है। इसीलिए ये बात बी इज सबसेट ऑफ ए जो है वो गलत है। बात समझ में आ रही है? वो वाला रहेगा तो जो इक्वल लगा है, ये वाला, ऊपर वाला। ये वाला, हाँ। हाँ। ये वाला तो दोनों में सेम एलिमेंट होगा। नहीं नहीं नहीं, ये देखो मैंने क्या बोला कि 2 लेस देन इक्वल टू 5 सही है कि गलत है? गलत है कि सही है? गलत है। सही है सर, सही है। इसको क्या पढ़ते हो सर? 2 लेस देन 5, इस साइन को क्या पढ़ते हो? लेस देन इक्वल टू को ये भी पढ़ते हो और इक्वल टू भी पढ़ते हो। तो लेस देन रहेगा तो भी सही है, या बराबर रहेगा तो भी चलेगा। तो 2 5 से छोटा है या फिर 2 5 के, तो ये गलत हुआ, तो ये एक सही हुआ ना सर? या ना है, या तो ये सही हो जाए या तो ये सही हो जाए। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब हमेशा नहीं होता है कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा तभी सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब कि जब सब सेट होगा तो ए पूरा बी में हो भी सकता है, हो भी सकता है, या मतलब मैं ये गलत लिख रहा हूँ, ए और बी बराबर भी हो सकता है और ए बी सेट से कम भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। मान लीजिए अगर ए और बी दोनों सेम होगा, हाँ तो बी को कह सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। हाँ, जब बराबर होगा तब क्या दिक्कत है? जब ए सेट के पूरे एलिमेंट बी के सेट के बराबर है, पूरा दोनों सेम ही है, तो ए भी सबसेट हो जाएगा बी का और बी भी सबसेट हो जाएगा ए का। क्लियर है ये बात? हाँ। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि इस केस में ए इज़ सबसेट ऑफ बी बट बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो एक नोट और लिखा गया है कि अगर तुम हमारे जैसे सेट ए सेट बी के मामा लगते हैं या चाचा लगते हैं, तो सेट बी सेट ए का क्या लगेगा? भतीजा या भांजा लगेगा। माने कि सेट बी को भी सेट ए का कुछ कहेंगे ना। अगर सेट एक जो है, अगर सेट बी का क्या हो, सबसेट हो, तो बी भी तो ए का कुछ हुआ, तो फिर बी ए का क्या हुआ? तो उसको बोलते हैं हम लोग सुपर सेट। तो बी को कहते हैं इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो, यानी कि ए सबसेट हो बी का, तो सेट बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए। क्या बोलते हैं सर? सेट ए। बी को कहते हैं सुपर सेट ऑफ। कोई दिक्कत है? अब देखो, कह रहा है कि राइट ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। अब ये क्वेश्चन है, इसका मेरे को सारा सबसेट लिखना है। सारा सबसेट का मतलब अभी क्या डेफिनेशन पढ़े? सबसेट कब कहते हो?
एक एलिमेंट को, मतलब एक सेट को, एलिमेंट को नहीं, एक सेट को दूसरे का सबसेट कब कहते हो? जब इधर का पूरा एलिमेंट दूसरे में हो। दूसरे वाले में मिल जाए, हाँ। तभी ना कहते हो। तो अगर मेरे को एक सेट ए दे दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4, तो मेरे को सारा इसका सबसेट लिखना है, तो मैं पहला क्या लिख सकता हूँ? 3 लिख सकता हूँ। एक सेट में ये 3 केवल लिखूंगा तो गलत होगा, क्योंकि आप डेफिनेशन में पढ़े हो कि सेट ए एंड सेट बी दोनों सेट होना चाहिए, सेट ए और सेट बी दोनों सेट होना चाहिए, और उसके बाद सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में मौजूद होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो सेट कब होता है? जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसे लिखा जाता है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 3 और 4 है, तो 3 क्या है? एलिमेंट है सर। 4 क्या है? एलिमेंट है। और मैं बोलूं कि ये क्या है सर? ये एलिमेंट नहीं है इसका, ये एक सेट है, और ये का पूरा एलिमेंट इसमें मिल गया, मतलब ये एक सबसेट है इसका। ये क्या है? एक सबसेट है इसका। समझ रहे हो आप? तो मैं क्या लिखूंगा? कर्ली ब्रैकेट में 3 लिख सकता हूँ। फिर सर 4 भी एक सबसेट होगा, और 3 4 में लिख दिया, तब क्या ये का पूरा का एलिमेंट पूरा मिल ही रहा है। और एक और फाई होता है। फाई क्यों होता है सर? मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसको भी इसका क्या बोला जाता है? सबसेट। ये समझ गए कि नहीं? जी। क्यों बता दो फिर, समझ गए तो। क्या? कर्ली ब्रैकेट भी, मतलब अगर फाई है, कुछ भी नहीं है, नल सेट, एम्प्टी सेट, वाइड सेट को भी प्रत्येक सेट का सबसेट कहते हैं। मोबाइल दो मेरे को। अरे रख दो यार, जानते नहीं है कि इस टाइम कोचिंग में रहते हो। सर वो तो खाली एम्प्टी है। तो अभी तो बोल रहे थे ना एम्प्टी सेट। मैंने एक ये याद कर लो पहले, तो एक नोट याद कर लो। क्या क्या सर? एम्प्टी सेट या फिर वाइड सेट या फिर नल सेट is always subset of each set। प्रत्येक सेट के ये सबसेट होते हैं। कौन? एम्प्टी सेट, जिसको कि हम ये लिखे हैं। ऐसा क्यों बताइए, दिमाग पे जोर दीजिए। एक तो है कि याद कर लीजिए, जैसे कि मैं बोलूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये कभी बदलने वाला है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से फाई भी, ये भी जो बात बोला गया कि एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बदलने वाला नहीं है। लेकिन क्यों? कारण। तो डेफिनेशन पे आइए। क्या है डेफिनेशन? कि सेट ए को सेट बी का सबसेट कहा जाएगा यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो। तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट को इसका सबसेट कह रहे हो, तो कर्ली ब्रैकेट में है क्या? तो मिलाओगे कैसे? इसमें तो मिला रहे हो ना कि एक इस सेट को हम सबसेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 3 4 दोनों इसमें मिल रहा है। इसको मैं क्यों सबसेट बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका जो अंदर का एलिमेंट 4 है वो इसमें मिल रहा है, पूरा का पूरा जो भी इसके अंदर है। लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे बताऊं कि उसमें है? तो उसका एक तरीका है कि कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि सेट ए को ऐसे लिखो। क्या लिखो? 3 4 और एक खाली स्थान छोड़ दो, इतना, और यहाँ लिख दो। यहाँ कुछ लिखा है? तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब हाई है, एम्प्टी सेट है। समझने में मज़ा आया?
हमें तो नहीं आया। यहाँ मैं जगह छोड़ के बोलूँ कि यहाँ एम्प्टी सेट, यहाँ भी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है, बोलो। तो ये मज़ा नहीं आया, कुछ नहीं ना मज़ा आया। फिर मैं ये बोलूँ कि इस सेट के अंदर कुछ नहीं है और इस सेट के अंदर बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ में कुछ नहीं भी समाहित होता है। दूसरा लॉजिक समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं और इसमें नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं हमेशा बहुत कुछ में रहता है। ये भी उतना मज़ा नहीं आया। तो इसको प्रूफ किया जाता है कंट्राडिक्शन से, कि एक क्वेश्चन आता है कि फाई को क्यों बोला जाता है कि वो प्रत्येक सेट का सबसेट है। तो इसको कैसे प्रूफ किया जाता है? एक तो मैं ऐसे बताया कि याद कर लो कि फाई प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अगर वो याद हो गया तो समाप्त। दूसरा मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला कि यहाँ पे एक जगह बना लो और बोलो कि फाई के अंदर भी कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब फाई का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, इसीलिए फाई को सबसेट बोलेंगे। उसमें भी उतना मज़ा नहीं आया। तो मैंने ये बोला कि हमको यही ना मैच कराना है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हो, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो। तो मैंने बोला कि इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं जो होता है वो हमेशा कुछ है में होता है। ये भी उतना मज़ा नहीं आया। तो मैंने बोला अब ये लास्ट तरीका है मैथमेटिक्स वाला, जिसके बाद आप समझ जाओगे। वो क्या है सर? वो क्या है सर? मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ सर? फाई यानी कि ये सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। यही ना प्रूफ कर रहा हूँ मैं। हाउ टू प्रूफ, इसे कैसे साबित किया जाए कि फाई जो है इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैं ये बोल रहा हूँ पहले एक छोटा सा डेफिनेशन से कि मैं ए को सबसेट ऑफ बी कब बोलता हूँ? जब एक एक्स जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी हो एंड जो एक्स एलिमेंट है वो सेट बी में भी हो। एक्स जो एलिमेंट है वो ए में भी हो और वही एलिमेंट बी में भी हो, तो मैं ये कहता हूँ कि ए जो है वो सबसेट बी का है। वैसे ए के अंदर और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे, वो सारे के सारे बी में होने चाहिए। बोलो। तो मैं कंट्राडिक्शन से इस बात को प्रूफ करूँगा। मैं ये मान लूँगा कि फाई जो है, मैं मान लूँगा कि फाई जो है वो सबसेट क्या है? नहीं है। कंट्राडिक्शन मतलब पहले तो हमें प्रूफ करना है ना ये बात कि फाई एक सबसेट है उसका। मैंने इसको क्या मान लूँगा कि फाई जो है प्रूफ करना है मेरे को सबसेट है सेट का ए का। तो मैं मान लूँगा कि लेट फाई इज नॉट लेट फाई एम्प्टी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। मैंने मान लिया कि फाई जो है वो सबसेट नहीं है किसका? सेट ए का, सेट ए का। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसका क्या मतलब हुआ सर? फाई कब नहीं होगा सबसेट सेट ए का? यदि मैं कोई एलिमेंट लूँ x, जो एलिमेंट फाई में होना चाहिए, x जो एलिमेंट है वो फाई वो इसमें होना चाहिए, एंड x जो एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए सेट ए में। ये ना डेफिनेशन होता है किस चीज़ का? जब एक सेट बी का सबसेट नहीं होगा।
कि कोई ना कोई एलिमेंट सेट ए का ऐसा होना चाहिए जो सेट बी में मौजूद नहीं होना चाहिए, तभी तो आप सेट ए को सेट बी का सबसेट नहीं कहोगे। कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए सेट ए में जो सेट बी में पक्का नहीं होना चाहिए, तभी ना कहोगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट नहीं है। तो अगर ये बात लिखा गया है कि फाई जो है इम्पटी सेट वाइड सेट जो है इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट ए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जो फाई में तो है, फाई में तो है, समझ रहे हो बात को, जो एक्स एलिमेंट है वो इसमें तो है, बट एक्स वही एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि एक्स एक एलिमेंट है जो इसमें तो होना चाहिए, बट वो एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। देन यू कैन से कि फाई इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तभी ना कहोगे। बट you know that कि x जो एलिमेंट फाई में है क्या ये होगा? फाई तो नल सेट है, तो जो तुम मान के चले हो x जो एलिमेंट फाई में है वो फाई में है, क्यों? नल सेट है। इसका क्या मतलब हुआ? बट यू नो दैट फाई हैव नो एलिमेंट्स, फाई हैव नो एलिमेंट्स बिकॉज, क्योंकि फाई इज़ नल सेट, नल सेट। सो एक्स जो एलिमेंट है वो फाई में नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये बात पहले क्या थी कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट, मैंने ये बोला कि ए को बी का सबसेट कब नहीं कहोगे? जब एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास मिल जाए जो सेट ए में तो हो लेकिन सेट बी में ना हो। तो उसी तरह से आप फाई को सेट बी का सबसेट ना बोलने का कारण क्या है आपके पास? कोई भी सेट ए को सेट बी का सबसेट नहीं बोलने का कारण क्या है आपके पास? कि उस सेट के कोई एलिमेंट एक ऐसा होना चाहिए जो उसमें नहीं होना चाहिए। जबकि मैंने देखा कि अगर इस नियम का मैं पालन करवाया ज़बरदस्ती, मैंने बोला कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो फाई में तो है लेकिन वो सेट ए में नहीं है, तभी ना हम कहेंगे कि फाई जो है वो सेट ए का सबसेट नहीं है। लेकिन मुझे पता चला कि फाई में तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो जब इसमें कोई एलिमेंट था ही नहीं तो फिर उसमें तो, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? इसमें जब कोई, जैसे मैंने ये बात बोला कि इस फाई जो है सबसेट नहीं होगा ए का, ये कब किस बेसिस पे बोला? इस बेसिस पे बोला कि इसके अंदर एक एलिमेंट था जो सेट ए में नहीं था। लेकिन मुझे क्या पता चला कि सर इसमें तो कोई एलिमेंट था ही नहीं, तो आप एक्स कैसे मान लिए थे? तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि फाई जो था वो सेट ए का सबसेट था। समझ में आ रही बात? इसीलिए बोला गया कि कुछ नहीं में, कुछ नहीं जो होता है वो हमेशा बहुत कुछ में रहता है। बट एक्स इज़ नॉट अ एलिमेंट ऑफ फाई। सो दिस contradiction विरोधाभास arises due to our wrong assumption। क्या माने थे हम? कि फाई इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट है, यही ना हमारा रॉन्ग असम्पशन था। तो जबकि यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है कि x जब ए फाई में एलिमेंट माने हो तभी ये बात साबित हो रहा है। जब x
एलिमेंट जो है वो फाई के अंदर मान रहे हो और वो एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, तभी ये बात साबित हो रहा है कि फाई एक सबसेट नहीं है ए का। लेकिन सेट फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं था, तो जब एलिमेंट नहीं था तब मैं कैसे बोलूँ? एलिमेंट जब रहेगा इसमें और उसमें नहीं रहेगा तब ना। जब सेट फाई में एक एलिमेंट होता और उसमें नहीं होता तब ना बोलते, जब इसमें है ये नहीं है तब कैसे बोले? तो हमारा बात क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं? इसका मतलब वो फाई क्या था? सबसेट था। सो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये क्या बात समझ में आई? हाँ, तो ये पूरा बात को आप प्रूफ करने के लिए आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है और नहीं भी आए तो कम से कम आप ये याद रखिए क्या, फाई जो होता है फाई वो हमेशा प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, सेट नहीं सबसेट होता है। क्लियर है सर? पेपर में आता है बोर्ड के। जी सर। 12th में। हाँ 12th में। क्यों 12th में क्यों आएगा सर? 11th में तो पेपर ही नहीं देते हम लोग, तो सर पढ़ना तो नहीं चाहिए हम लोगों को, यही ना कहना चाहते हैं आप? मतलब इसके बेसिस पे आता होगा क्वेश्चन चाहे कुछ 12th में? जी सर आता है तभी तो, आता है तभी तो आपसे कहा जा रहा है ना कि आप समझिए। अगर 11 का नहीं पढ़ेंगे दोबारा का नहीं पढ़ सकते, 12 समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और बोलिए, बिल्कुल भी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नहीं। अगर 9-10 का नहीं पढ़ रहे हैं तो उसके 11 वर्ष में मतलब नहीं है। क्या नहीं मतलब है? क्या नहीं मतलब है? इसमें फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा था? हाँ बोलिए, बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा है? अभी पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आएगा, तो काहे नहीं है कि बच्चा जो है हमारा जो जन्म ले उसको बरहवे में नाम लिखवा देंगे? काहे लिए 1-2 पढ़ाएंगे जी? हाँ नहीं पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा। अगर तुम्हारा लॉजिक है तो नहीं पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही लॉजिक देते हैं कि सर ये नहीं पढ़ेंगे तो नहीं काम चल जाएगा। काम चल जाता तो पढ़ाया क्यों जाता? काम चलने की बात नहीं बोल रहे सर, मतलब हमको ये लगता है कि जो 12 का रहता है वही 12th के आता है। 12 का पढ़ने के लिए हमें 11 का पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैंने छोटा एग्जांपल दिया ना, एक छोटे बच्चे को मैं डायरेक्ट 12th में एडमिशन दिलवा दूँ, मतलब ये नहीं रह सकता 11 की किताब से 12 पूरा लिंक है, वो तो पूरा लिंक, सेट थ्योरी पूरा कैलकुलस में चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री पूरा इंटीग्रेशन में झमेला पैदा करेगा, लिमिट पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड बाई कर्व में झमेला करेगा, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पूरे प्रोबेबिलिटी में झमेला पैदा करेगा। समझ में आ रही बात? पहले आपका एग्ज़ाम 11th और 12th दोनों का होता था एक साथ एक पेपर में। अब क्या किया गया है कि 11th को छोड़ दिया गया फाइनल एग्ज़ाम में, बोर्ड में केवल 12th पूछा जा रहा है। तो 12th पूछा जा रहा है मतलब 11th आना चाहिए, नहीं आएगा तो 12th के पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। दोबारा अब ये बात मत पूछना। मेरे को क्या लिखना था? राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मान लीजिए इसका सबसेट लिखना है, सबसेट्स टोटल क्या लिखूंगा मैं? पहला केवल 3 सेट के अंदर, फिर सर एक नोट क्या लिखे थे तुम? फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक और नोट लिख लो। क्या सर? each set is subset of itself। प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। क्योंकि खुद का क्यों बोला गया? क्योंकि उसका प्रत्येक एलिमेंट अपने में तो मिल ही जाएगा ना। मान ली सेट ए मैं लिया और मैं बोलूँगा सेट ए का ही वो सबसेट है कि नहीं, तो मैं तो बोलूँगा ना कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट ए में ही तो मिलेगा ही।
तो इसीलिए मैं 3 4 को भी सबसेट बोलूँगा। और साथ में एगो और क्या रहेगा 5। तो यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितना मिला, 4 मिला। बोलो जी सर। क्या मिला। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, आया है ना कि नहीं आया है। अब मैं इसका सबसेट लिखने जा रहा हूँ, केवल 2 सबसेट्स। क्या लिखूँगा सर, केवल 2 चलेगा, फिर अगला केवल 3 चलेगा, yes sir। केवल 4, फिर बताइए 2 4 2 3 2 3 चलेगा ना, फिर 3 4 2 4 नहीं चलेगा। पहले 2 से क्लियर कर लो, अब 2 से नहीं लिख सकते, अब 3 से क्लियर करो, फिर 2 3 4। एक बच्चा हमसे कहेगा, एगो 5 होगा, एक बच्चा हमसे कहेगा सर 4 3 की हमें दिक्कत क्या है, 4 3 नहीं लिख सकते हैं क्या। तो 3 4 और 4 3 में अंतर है सर। आपको बताया गया है ना कि एक सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर बदलने देने से वो सेट अलग नहीं होता है। तो जब 3 4 लिखे हो तो 4 3 कैसे लिख सकते हो, सेम ही तो है कि नहीं। अब इसको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना आया, 8 आया। और यहाँ देखो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। देखो तो ज़रा सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, देखो तो आया है कि नहीं आया। अब आओ यहाँ पे इसके सबसेट लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले, बताओ। 3 केवल 3 लिखूँगा, फिर सर केवल 4, केवल 6, केवल 8। फिर देखो एक एक से लिख लिए, अब 2 2 वाला लिखो, जितना भी पॉसिबल 2 2 वाला लिख सकते हो। एक करली ब्रैकेट के अंदर 3 4, फिर 3 6, फिर 3 8। अब 3 से लिख सकते हो, अब 4 से शुरू करो, 4 6, फिर 4 8, फिर 4 से लिख सकते हो, तो फिर 6 8। अब 6 से लिख सकते हो, तो अब 3 3 गोला लिखो, 3 4 6, फिर 3 4 से लिख सकते हो, 3 4 से लिख सकते हो, 3 4 से और लिख सकते हो। तो अब बदलो 3 6 8 और भी लिख सकते हो, 3 6 8 से। बोलो नहीं सर, अब 3 से हो गया सर। अब 4 6 8 लिख सकते हो, 4 6 8। और बोलो, अब तो नहीं होगा, 3 4। हाँ वो लास्ट वाला होगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। बोलो 3 6 8 तो मैं लिख दुआ हूँ कि नहीं लिखा हूँ, हो गया है ना। तो अब केवल और केवल 3 4 6 8 और एगो लास्ट में 5। ये तो भैया रहता ही रहता है। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको मैं बोलूँ नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। सेट सी में जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। समझ में आया बात, यस और नो। कोई दिक्कत है सर, अभी तक नहीं। फार्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए क्या हुआ सर, फार्मूला फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट की संख्या बताने का फार्मूला सेट ए में।
अगर आपको सेट ए दिया हो हाँ। तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, उसका क्या फार्मूला होगा, अभी अभी पढ़ रहे हो। अगर सेट ए दिया है तो उसका सबसेट का फार्मूला क्या हुआ, 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है। इसमें क्या हुआ, अगर बी सेट दिया है तो 2 का and 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, B सेट बी, सेट भी और सेट सी दिया है तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन, C तो इसका क्या होना चाहिए, 2 and क्या होना चाहिए बताओ। 2 power नंबर ऑफ number of n 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सेट है। क्या ये बात समझ में आई, yes sir याद रहेगा जी सर कि भूल जाओगे। no sir चलिए आज की क्लास में मैं यही तक रखूँगा और उसके बाद आपका proper subset प्रॉपर सबसेट आता है। प्रॉपर सबसेट समझते हो किसे कहते हैं, अभी तो पढ़े थे। जो proper में जो एक सेट ए है, हाँ उसमें जितने भी एलिमेंट हैं पूरा को हटा दो, उसके बाद जो भी सबसेट बन सकता है वो सारा प्रॉपर सबसेट कहलाता है। एक सेट ए है, उसमें जब पूरा सेट ए में जो एलिमेंट है उसका भी एक सेट बनेगा ना, उस सेट को हटा दो। अब जितने भी सबसेट बन गए उसको छोड़ के वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। क्या मतलब है सर, मैं बोलूँ कि एक सेट ए है, 1 2 3 है, सही है सर। जी सर मैं बोलूँगा कि खुद को छोड़ के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे proper प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। जी खुद को छोड़ के मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट को छोड़ के, फिर क्या होगा सर, 1 2 फिर क्या होगा सर, 1 3 फिर क्या होगा सर, 2 3 2 3, फिर क्या होगा सर, 1 2 3, फिर क्या होगा सर, 5। तो मैंने क्या बोला था, खुद को छोड़ के, खुद को छोड़ के जितने भी सबसेट बनते हैं वो सारे के सारे सेट ए का क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। मतलब प्रॉपर सबसेट का क्या डेफिनेशन हुआ कि ऐसे सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट मिसिंग हो, कम से कम एक एलिमेंट क्या हो, मिसिंग हो। मतलब कि पूरा का पूरा जो सेट ए के अंदर एलिमेंट हो, पूरा का पूरा सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हो, अरे यार इधर ध्यान दो ना यार, जी सर सेट ए के अंदर जितने element जितने भी एलिमेंट हो वो पूरे के पूरे नहीं होने चाहिए। इसमें भी पूरा नहीं है ना, no sir इसमें है, no sir इसमें है। नहीं तो 1 को भी, ये सेट 1 है और ये सेट 2 सेट 3, ये सेट 1 ऑफ 2, 1 और 2 का जो सेट है, 1 3 का सेट है, 2 3 का सेट है, या इम्पटी सेट है, वो पूरा का पूरा इसका क्या है, सब प्रॉपर सबसेट है। बात समझ में आया। मैं आपको एक सेट दूँ ए, मान लो 1 5 7, और मैं एक सेट बी दूँ जिसके अंदर मैं केवल 1 5 लिखूँ, तो मैं 1 5 ये जो सेट बी है उसको मैं सेट ए का क्या बोलूँगा, प्रॉपर सबसेट, यानी कि बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट ए। प्रॉपर सबसेट का सिंबल बताया था मैंने, हाँ एलंगुएटेड सी केवल। जी सर तो यहाँ से दिख भी रहा है कि बी में कम होना चाहिए क्योंकि इधर दबा हुआ मुँह है, और ए में ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही बात। जी मैं यहाँ पे अगर केवल 5 7 बोलूँ, 5 7, बी जो है हमारा सबसेट है किसके, ए का, नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन देख लो, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, ए और बी बराबर भी नहीं होना चाहिए। यही ना बात बोल रहा था मैं कि ए का पूरा एलिमेंट बी में हो, लेकिन ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 को छोड़ दिया जाए। 1 2 3 वाला जो भी एक सबसेट होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 वाला भी एक सबसेट होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो जो 1 2 3 वाला है ये सेट बी लोगे तभी ना ए और बी बराबर होगा। तो ये वाला को छोड़ के
ठीक है ना, नॉट इक्वल, देन सेट ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। क्या ये बात समझ में आ गया? बोलो। जी सर। तो मैं अगला क्लास में यही से शुरू करूँगा, प्रॉपर सबसेट से। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स मैं भेज दूंगा ऐप पे, ठीक है सर? रोज़ नोट्स बनाइए, ठीक है सर? जो लोग वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, और नए हैं चैनल पे अब इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।